which deals with heterogeneous equilibrium। फुल स्टॉप देकर लिखेंगे ए heterogeneous equilibrium, a heterogeneous equilibrium can be completely described in terms of phase, component and degrees of freedom of the system। तो ये तीन चीजें हमको क्लियर जो है मालूम होनी चाहिए फेज को एक्सप्लेन करने के लिए। अगला हेडिंग दे दीजिए फेज। देखिए कोई भी सिस्टम आपको दिया जाएगा, वो इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम में नहीं भी हो सकता है, तो आपको पहचानना होगा कि उसमें कितने फेज हैं। देखिए कुछ सिस्टम मैं दे रहा हूँ जो है चलिए देखिए यहाँ पर हमने तीन सिस्टम कंसीडर किया है। एक आपका जो है प्योर वाटर का सिस्टम है, पहला ये हो गया। दूसरा हमारा वाटर एज ए लिक्विड और वाटर एज ए वेपर इक्विलिब्रियम है। और तीसरा हमारा जो है वाटर एज ए आइस माने सॉलिड हो गया, वाटर एज ए लिक्विड और वाटर एज ए वेपर, ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। तो हमने जो है तीन तरह का सिस्टम कंसीडर किया। अब हमको ये पहचानना है कि ये तीनों में अलग अलग कितने फेज प्रेजेंट है। तो देखिए फेज को पहचानने का तरीका है थ्रू आउट द फेज, माने वो जितने एरिया में होगा, थ्रू आउट द फेज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं हमारा फेज होमोजेनियस होना चाहिए। होमोजेनियस मीन्स थ्रू आउट द फेज, माने जहाँ तक वो है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। अगर उसके साथ दूसरा फेज आता है तो उसके साथ क्लियर बाउंड्री लगी होती, जिससे कि आप जान जाए कि इस बाउंड्री के इधर दूसरा फेज है और इस बाउंड्री के उधर जो है दूसरे तरह का फेज है जो है। तो ये कंडीशन है। तो फेज को पहचानने के लिए आपको जानना है थ्रू आउट द फेज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। अगर फिजिकल और केमिकल में कोई प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो हम कहेंगे कि वो फिर दूसरे फेज का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए केवल आपको देखना है कि वो सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस है, केवल इतना देखना। तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने लिखा है प्योर वाटर, माने वाटर आपका जो है वो लिक्विड फॉर्म है।
प्योर वाटर है और लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो प्योर वाटर है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया H2O, और जो लिक्विड है तो उसकी फिजिकल स्टेट हो गई कि लिक्विड। तो चाहे आप थोड़ा सा पानी लीजिए, वो लिक्विड फॉर्म में हो, तब भी फार्मूला H2O होगा और वो लिक्विड स्टेट में होगा। चाहे पूरा एक गैलन वाटर ले लीजिए, तभी वह लिक्विड फॉर्म में होगा और उसका फार्मूला H2O होगा। तो हमको तो लग रहा है कि अगर प्योर वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो वो वन फेज सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि केवल एक ही फेज है और पूरा थ्रू आउट द फेज वह होमोजेनियस, ठीक है। चलिए अब दूसरा इक्विलिब्रिया ले रहे हैं। यहाँ वाटर लिक्विड के भी फॉर्म में है और वाटर वेपर के भी फॉर्म में है। तो जब लिक्विड के फॉर्म में है तो केमिकल प्रॉपर्टी फार्मूला हो गया H2O, लेकिन फिजिकल स्टेट हो गई लिक्विड। जब यही वेपर में जाएगा तो केमिकल फार्मूला तो सेम है, लेकिन फिजिकल स्टेट बदल गई। अब वहां पर क्या हो गया, वो गैसियस। तो अब यहाँ पर ये दो फेज बनाएगा, है तो वाटर ही, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। दोनों जगह H2O, लेकिन एक जगह लिक्विड फॉर्म में है और दूसरी तरफ वेपर फॉर्म में है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई। तो ये टू फेज सिस्टम है दूसरा वाला। इसी तरह से अगर तीसरे वाले को देखा जाए तो सबका केमिकल फार्मूला H2O है, लेकिन सब में फेज अलग अलग, सब में जो है फिजिकल स्टेट अलग अलग है। एक में सॉलिड है, दूसरा में लिक्विड है और तीसरा में वेपर है। तो ये थ्री फेज सिस्टम। तो आपको फेज के लिए दोनों चीजें देखनी है। क्या देखना है, केमिकल कंपोजिशन या कहिए केमिकल फार्मूला, और फिर उसके बाद फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सब देखना है और देख के बताना है कि उसमें कितनी जो है फेजेज हैं। तो जो पहला वाला एग्जाम्पल हमने लिया है जिसमें प्योर वाटर लिक्विड फॉर्म में है, वन फेज सिस्टम। वाटर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होगा, टू फेज सिस्टम। और वाटर आइस, लिक्विड और वेपर तीनों फेज जब इक्विलिब्रियम में होगा तो उसको बोलते हैं थ्री फेज सिस्टम। तो इस तरह से आप पहचानेंगे, ठीक है। चलिए अब सुनिए, जो है अब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप थोड़ा गेस करेंगे कि उसमें कितने फेजेज। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है जो है, इस इक्वेशन में सिंपल हो क्या रहा है, तो इस इक्वेशन में हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करना, हीट दे दीजिए, डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें डिकम्पोज हो रहा है, CaO और CO। अब आपको सोचना है कि इसमें कितने फेजेज हैं। हेलो, हाँ नमस्कार, बताइए सर। कहाँ नहीं ओपन है, जो क्या दिक्कत है, कुछ बात है क्या? हाँ तो आप देखिए क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं होता है, जान ही रहे हैं जो है वहाँ का इतिहास। जो नहीं, मैसेज केवल इतना ही आया है कि उनका इंतकाल हो गया, और आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन अब हमको तो लग रहा है कि वो खोलेंगे सब, बाद में ज्वाइन करना होगा करेंगे, ठीक है। बोलिए भाई। सर दो फेज है। हाँ, दो फेज है, ठीक से देख लीजिए। कहे थे कि केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी देखना है, हमको तो लग रहा है केवल फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख रहे हो। हाँ हाँ सर, तीन है क्योंकि सर एक प्रोडक्ट में भी है जो CO3, तो इधर दो सॉलिड गैस है, इधर सिंगल सॉलिड है। केवल आप सॉलिड और गैस मत देखिए, आप उसका केमिकल कंपोजिशन भी देखिए। ये थ्री फेज सिस्टम है। यस सर, एक CaCO3 का सॉलिड दूसरा फेज बनाएगा और CaO का सॉलिड दूसरा फेज बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैसियस फेज में है ही है। तो आप फार्मूला भी देखिए, क्योंकि मैं क्लियर कह रहा हूँ कि थ्रू आउट द फेज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। तो अगर केमिकल फार्मूला भी बदल गया तो फेज बदल गया। तो ये जो आपका जो कार्बन
कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन है, ये 3 फेज सिस्टम है, तीनों फेज क्लियर है। CaCO3 सॉलिड एक फेज, CaO सॉलिड दूसरा फेज और CO2 गैसियस तीसरा फेज, क्योंकि तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, दो का तो फिजिकल स्टेट भी अलग है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचानेंगे कोई भी सिस्टम दे दिया जाएगा कि उसमें कितने फेज। देखिए इसी तरह से अगर हम सल्फर को देखें तो सल्फर जो है 4 फेजों में प्रेजेंट है। एक को बोलते हैं रोम्बिक सल्फर, दूसरे को बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर, और तीसरे को बोलते हैं लिक्विड सल्फर, और चौथे को बोलते हैं वेपर सल्फर। सबका फार्मूला तो सल्फर ही है, लेकिन एक हो गया मोनोक्लिनिक सल्फर और दूसरा हो गया रोम्बिक सल्फर। देखिए जो है सल्फर का फार्मूला क्या होता है, यस। मोनोक्लिनिक को हम लिखते हैं एसएम से, रोम्बिक को लिखते हैं एसआर से, लिक्विड को लिखते हैं एसएल से, और वेपर को लिखते हैं एसपी से। देखिए सबका फार्मूला यस। लेकिन इसमें से अगर आप देखेंगे तो ये मोनोक्लिनिक और जो रोम्बिक सल्फर है ये दोनों सॉलिड फॉर्म में, दोनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जब दोनों सॉलिड फॉर्म में होंगे तो आप कह सकते हैं कि सर जब दोनों का तो फिजिकल स्टेट सेम हो गया तो कैसे आप कह रहे हैं कि 2 फेज बना रहा है। ये सल्फर 4 फेज का एग्जाम्पल है। 2 फेज इसलिए बना रहा है कि मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर कुछ और होगा, रोम्बिक का स्ट्रक्चर कुछ और होगा, और जब स्ट्रक्चर बदल गया तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल गई। तो केवल कंपोजिशन ही नहीं देखना, कंपोजिशन के अलावा और भी जो आती है केमिकल प्रॉपर्टी वो भी देखना। तो अगर किसी का स्ट्रक्चर बदल जाता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो इस तरह से सल्फर जो है वो 4 फेज का फॉर्मेशन करता है, जिसमें से 2 फेज उसके सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर दोनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तीसरा तो लिक्विड सल्फर हो गया तो लिक्विड हो गया तो अलग हो गया, चौथा वेपर हो गया तो अलग हो। तो इस तरह से कोई भी सिस्टम आपको दिया जाएगा तो आप उसमें बता सकते हैं कि कितने फेज प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए एक दूसरा सिस्टम मैं लिख रहा हूं। इसमें बताइए कितने फेज। 3 फेज है और तीनों फेज गैसियस फॉर्म में। फिजिकल स्टेट तो तीनों का एक है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन तीनों का अलग अलग। तो इस तरह से आप, हमको लग रहा है कि अब आप पहचान जाएंगे कोई भी सिस्टम देगा कि कितने उसमें फेज जो है प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपको फेज पहचानना होगा, फेज के बाद फिर नंबर आएगा कंपोनेंट कितने हैं उसको भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा। लिखिए जरा, फेज हेडिंग दे दिए हैं। हाँ लिखिए जरा। ए फेज इज डिफाइंड एज, a phase is defined as, inverted comma में, a homogeneous part of a system, a homogeneous part of a system which is separated from, which is separated from other part of the system, other part of the system by a clear boundaries, by a clear boundaries throughout a phase, throughout a phase all physical and chemical properties, all physical and chemical properties are uniform
A system may consists of a system may consists of only one phase, or more than one phase, only one phase or more than one phase. अब ये तीनों एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी सिस्टम या तो इक्विलिब्रियम में हो या विदाउट इक्विलिब्रियम हो, आप उसको देख के पहचान जाएंगे कि उसमें कितने फेज जो है प्रेजेंट है। फेज के लिए फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है तो वो अलग फेज का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद हेडिंग देखिए, कंपोनेंट कैसे पहचाने। देखिए जो है यहाँ पर हमने क्रिया लिया है जो है जो वाटर वाला इक्विलिब्रिया है। कहिए कि सर उसी इक्विलिब्रिया को आप दोबारा ले लीजिए। जैसे देखिए वाटर आपका आइस फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में और वाटर वेपर फॉर्म में, तीनों इक्विलिब्रियम में 3 फेज बन रहे हैं, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा वेपर। ठीक है, देखिए तीनों फेज को वाटर एज आइस एक फेज हो गया, वाटर एज लिक्विड दूसरा फेज हो गया और वाटर एज वेपर तीसरा। तीनों फेज को क्लियर एक्सप्लेन करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज हो, मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर नहीं, जो मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज होगी उन्हीं नंबर को कहते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट एक नंबर है केमिकल स्पीशीज का। ठीक है, कोई भी आपका सिस्टम हो उसके प्रत्येक फेज को क्लियर एक्सप्लेन करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज होती हैं उस मिनिमम नंबर को कहते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट।
केमिकल स्पीशीज की जगह दूसरा वर्ड भी हम लोग यूज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट वेरिएबल्स, माने जिनसे वो बना है। तो चाहे केमिकल स्पीशीज कहिए या कॉन्स्टिट्यूएंट वेरिएबल कहिए। चलिए चलिए अब देखा जाए, जो ये हमने वाटर जो 3 फेज सिस्टम लिया है, पहले फेज को अगर रिप्रेजेंट करना हो कि वाटर आइस के फॉर्म में, तो उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा? H2। चलिए माने इसको जो है पहले फेज को हम केवल एक केमिकल स्पीशीज H2O के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरे फेज का फार्मूला क्या होगा? दूसरा फेज भी तो है वाटर लिक्विड फॉर्म में, उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा? उसका भी H2O होगा। और तीसरे का क्या होगा? इसका भी H2O होगा। यानी हमको तो लग रहा है कि तीनों फेज को हम अलग अलग केवल एक केमिकल स्पीशीज H2O के द्वारा क्लियर एक्सप्लेन करेंगे, और जब एक स्पीशीज के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे तो नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 होगा। तो हम लोग कहते हैं कि वाटर हमारा 3 फेज 1 कंपोनेंट सिस्टम, क्योंकि तीनों फेज को केवल हम एक केमिकल स्पीशीज वाटर के द्वारा क्लियर एक्सप्लेन कर लेंगे जो है। तो इस तरह से हमको देखना कि कोई अगर सिस्टम दे दिया जाए उसमें कितने फेज और प्रत्येक फेज को हम कितनी स्पीशीज के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज होगा उसी को हम कहेंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो ये पहचानने का तरीका है। अगर इसी तरह से हम सल्फर सिस्टम लेते हैं, तो सल्फर सिस्टम में अभी हमने लिखा था जो है कि ये देखिए, ये मोनोक्लिनिक सल्फर है, ये आपका जो है रोम्बिक सल्फर है, ये आपका लिक्विड सल्फर है, और ये वेपर सल्फर है। अगर ये सब के सब एक साथ अगर इक्विलिब्रिया बना रहे हैं तो इसमें भी कंपोनेंट केवल एक ही होगा, सल्फर। इसका भी फार्मूला सल्फर, इसका वो तो केवल स्ट्रक्चर अलग अलग है, केमिकल फार्मूला तो सेम है। तो यह भी आपका जो है 4 फेज 1 कंपोनेंट सिस्टम कहलाएगा। इसी तरह से अब तय करना होगा, जो अभी हमने कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन किया, तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन करते हैं तो उसकी क्या स्थिति है? अभी फार्मूला में लिख दे रहा हूं, 3 फेज 3 कंपोनेंट। हाँ 3 फेज 3 कंपोनेंट। ये देखिए CaCO3, ये सॉलिड हो गया। जब डिकम्पोजिशन करेंगे तो CO का सॉलिड और प्लस CO2 का गैस। आपका आंसर आया सर 3 फेज 3 कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन 3 कंपोनेंट तो है, लेकिन हमको मिनिमम नंबर से मतलब। अभी आप देखिएगा, हम केवल 2 ही केमिकल स्पीशीज से इनको क्लियर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनके जो तीनों फेज हैं, केवल 2 केमिकल स्पीशीज हमको दे दीजिए। देखिए हम बना दे रहे हैं, देखने से तो लग रहा है कि 3 कंपोनेंट है, लेकिन हमको ये देखना है कि उन 3 में से क्या हम कम से कम कितना है जिसके द्वारा हम उसको क्लियर एक्सप्लेन कर लेंगे। तो अभी मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट 3 फेज 2 कंपोनेंट सिस्टम, 3 फेज 3 कंपोनेंट सिस्टम नहीं है। लिखे जाए, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, the number of components of a system at equilibrium is defined as inverted comma में the minimum number of chemical species, the minimum number of chemical species minimum number of chemical species ORR। देखिए केमिकल स्पीशीज का दूसरा नाम भी है,
इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट वेरिएबल्स। मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज ORR, इसका दूसरा नाम आपको मिलेगा किताबों में कॉन्स्टिट्यूएंट वेरिएबल्स। कॉमा लेकर लिखेंगे which are needed to describe the composition of each phase, चलिए फॉर एग्जाम्पल में आइए, फर्स्ट नंबर वाटर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम आप उतार लेंगे। वाटर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, वाटर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम उतारिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। A system of solid ice in equilibrium with liquid water, and water vapor, involves only one chemical species, that is H2O. Hence it is a one component system. One component system. Water 3-phase one component system. Second number, sulfur system consisting of four phases, डैश देके लिखेंगे और पूरा लिखेंगे। जैसे मैं बोलूँगा मोनोक्लिनिक सल्फर, तो सल्फर को पूरा लिखेंगे, यस से नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसके आगे मैं लिखाऊंगा यस फिर से सारे, तो डैश देके लिखिए मोनोक्लिनिक सल्फर, ब्रैकेट में लिखेंगे यस का मतलब ये सॉलिड फॉर्म है, कामा रोम्बिक सल्फर RHOMBIC, रोम्बिक सल्फर, ब्रैकेट में यस, यह भी सॉलिड फॉर्म में होता है।
इसके आगे काम देकर लिखिए लिक्विड सल्फर, लिक्विड सल्फर ब्रैकेट में L, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, एंड वेपर सल्फर ब्रैकेट में G, ये गैसियस फॉर्म में, एंड वेपर सल्फर ये गैसियस फॉर्म में। तो ये 4 तरह के सल्फर आप जान गए जो है, ठीक है। और दो जिसमें ख्याल कीजिए 2 सॉलिड फेज में होते हैं, लेकिन सॉलिड में रहते हुए भी 2 अलग अलग फेज बनाते हैं, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो, और 2 तो 4 फेज हो गया। अब बात ये आती है, लेकिन सबका जब केमिकल फार्मूला की बात करेंगे तो सबको हम सल्फर से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे मोनोक्लिनिक हो, चाहे रोमिक हो, चाहे कुछ भी हो, सबका केमिकल फार्मूला क्या है? सल्फर। इसलिए यह भी 1 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है, लिखे जाए इज आल्सो 1 कंपोनेंट सिस्टम, उसी क्रम में इज आल्सो 1 कंपोनेंट सिस्टम, because the composition of each phase, the composition of each phase can be expressed by only one chemical species, by only one chemical species as sulfur, as sulfur। चलिए लास्ट एग्जाम्पल 3rd नंबर, डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3, हेडिंग नहीं है, ऐसे लिखना है, डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 by heat can be expressed according to the equilibrium CaCO3 सॉलिड फॉर्म में है, और जब डिकम्पोज होगा तो इक्विलिब्रियम बनाएगा CaO भी सॉलिड फॉर्म और CO2 गैसियस। इक्विलिब्रियम लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर क्लियर है कि फेज 3 है और केमिकल स्पीशीज भी 3 है। तो देखने से तो लग रहा है कि सर ये 3 फेज 3 कंपोनेंट सिस्टम, लेकिन जो तीनों फेज हैं इनको हम अलग अलग केवल 2 ही केमिकल स्पीशीज के द्वारा एक्सप्लेन कर लेंगे। इसलिए तो मिनिमम नंबर हमको चाहिए, मैक्सिमम नंबर नहीं चाहिए, मैक्सिमम तो 3 है, मिनिमम 2 से भी एक्सप्लेन कर लेंगे, इसलिए नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 होंगे। अभी हम आपको करके दिखाते हैं कि कैसे 2 से आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, लिखे जाए। There are 3 different phases. There are 3 different phases but the composition of each phase can be expressed by any TWO2 chemical species, by any 2 chemical species। चलिए देखिए, अब बात सुनिए, यहाँ पर 3 केमिकल स्पीशीज है, आप लोगों ने शुरू में ही बता दिया। हम 3 केमिकल स्पीशीज का पेयर बनाएंगे,
तो पेयर बनाएंगे तो देखा जाए कितने पेयर बनते हैं। तो देखिए अगर हम इन दोनों को एक साथ लें तो एक पेयर ये बन गया। अब देखिए अगर हम इसको और इसको एक साथ लें तो दूसरा पेयर ये बन गया। 3 स्पीशीज है तो सोचना है कि कितने पेयर बने। एक अभी एक और पेयर बनेगा, इसको इसके साथ ही देखिए तीनों पेयर अलग अलग है। एक CaO CO2 का एक पेयर, CaCO3 CO का दूसरा पेयर और CaCO3 और जो है CO2 का तीसरा पेयर। अब इसके अलावा सोचिए और पेयर बनेगा, अब कोई पेयर समझ लो। तो इनमें से 3 जो पेयर बना रहे कोई भी एक पेयर ले लीजिए और उस पेयर की मदद से हम तीनों फेज बने CaCO3 CO और CO2 को क्लियर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ए नंबर देके देखिए if the chemical species chosen are CaO and CO2 then अब तीनों फेज लिखिए और इधर देखिए कंपोजिशन। पहला फेज है CaCO3, दूसरा फेज है CaO और आपका थर्ड फेज है CO2। यही 3 फेज है। CaCO3 सॉलिड फॉर्म में वो लिखिए चाहे ना लिखिए, वो हो गया CaCO3 CO और CO2। ठीक है। अब देखिए अब इन तीनों फेज को हमको केवल 2 केमिकल स्पीशीज हमने क्या तय किया है CaO और CO की मदद से बनाया। पहले ये तय किया जाए कि वो जो रिएक्शन बना हुआ है वो किस आधार पर बना है। जो डिसोसिएशन हो रहा है वो किस आधार पर बनाया गया। तो हमको बोला गया कि वो नंबर ऑफ मोल के आधार पर बनाया गया। वो जो रिएक्शन बना हुआ है वो नंबर ऑफ मोल के आधार पर बनाया गया। आपने कै मोल CaCO3 लिया है 1 मोल, आप प्रोडक्ट कै मोल बन रहा है 2 मोल। ये सुनिए 1 मोल CaO बना, 1 मोल CO2 बना, यानी जो वो बना हुआ है वो नंबर ऑफ मोल के आधार पर बना है। तो हम यहाँ पर भी इनको नंबर ऑफ मोल के आधार पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो बात सुनिए, अगर आपको CaO बनाना है CaCO3 तो 1 मोल CaO लीजिए और 1 ही मोल CO2 लीजिए। दोनों को रख कर देखिए ये बन रहा है कि नहीं। हमने कहा था ना, देखिए उसमें कंडीशन लगा दिया, हमको CaO और CO2 ही लेना है। दोनों का 1 मोल ले लीजिए, देखिए CaCO3 बन गया। अब आप कहेंगे सर CaO बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए 1 मोल CaO लेंगे और 0 मोल CO2 लेंगे। हमको नंबर ऑफ मोल के टर्म में बात करें तो जब 0 कर दिए तो बेचारा ऐसे ही एब्सेंट हो गया। लेकिन देखने में तो लग रहा है कि सर 0 मोल है। इसी तरह से अगर इसको बनाना है तो 0 मोल CaO कर दीजिए और 1 मोल CO2 कर दीजिए। देखिए ये तीनों केवल इन्हीं की मदद से तीनों फेज बन रहे हैं, केवल 2 केमिकल स्पीशीज CaO और CO2 की मदद से। तो इसलिए इन तीनों फेज को क्लियर केवल 2 केमिकल स्पीशीज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए नंबर ऑफ कंपोनेंट केवल 2 होंगे, 3 नहीं होंगे। तो उतार लीजिए। रिएक्शन जो बना हुआ है वो नंबर ऑफ मोल के आधार पर बनाया गया है। हो गया। चलिए जरा बी नंबर देके देखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए क्योंकि if the chemical species, इसकी काफी से उतार लेना। if the chemical species
फ्यूजन आर, फ्यूजन आर। एक दूसरी केमिकल स्पीशीज हम ले रहे हैं CaCO3 एंड CO2, CaCO3 एंड CO2। अब देखिए, अब इधर हम जो है केवल CO2 और CaCO3 लिखेंगे। अब देखिए आइए अब इसकी मदद से कैसे हम बनाते हैं। फिर यही आपको लिखना है फेज और कंपोजिशन, लिख लीजिए। फेज और कंपोजिशन, हाँ चलिए देखिए आपको CaCO3 बनाना है और CaCO3 और CO2 की मदद से बनाना है। तो CaCO3 तो 1 मोल लेंगे, लेकिन CO2 को कर देंगे 0 मोल जो है। इसी तरह से अब आप आइए अब CaO बनाना है, तो CaO कैसे बनेगा, तो अब यहाँ घटाने वाला काम करेंगे। देखिए CO3 भी 1 मोल रहेगा और माइनस CO2 भी 1 मोल निगेटिव में रहेगा। तब आप इधर से आप बनाएंगे, जब CO2 की बात करना है जो है तो 0 CaCO3 कर दीजिए और फिर आपका 1 मोल CO2 कर। तो इस तरह से जो है हम केवल जो है 2 केमिकल स्पीशीज के द्वारा इसको क्लियर एक्सप्लेन कर लेंगे। इसलिए नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है 2 होंगे, 3 नहीं होंगे। देखने में तो लग रहा है 3 होंगे, ठीक है। कोई भी एक और पेयर है उसको भी आप ले सकते हैं जो है, तो लिख लीजिए C नंबर। इफ द केमिकल स्पीशीज, if the chemical species fusion R, if the chemical species fusion R, CaCO3 and CaO, CaCO3 plus 0 CaO, 0 CaCO3 प्लस CaO, और ये हो गया CaCO3 और माइनस CaO। बस उतना ही छोड़ रहे हैं, बस शर्त का ये 1 मिनट जो है। चलिए उतारने वाला काम करिएगा, 2 लाइन हमको लिखवाना है, ये खत्म हो जाएगा तो अगले दिन अभी कंपोनेंट फिर से हमको समझाना पड़ेगा। लिख लीजिए जरा, 10 इन ऑल द केसेज, 10 इन ऑल द केसेज द मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज, the minimum number of chemical species fix the composition of the phage, fix the composition of the phage present at equilibrium, present at equilibrium is 2 TWO2, is 2 TWO2, hence the dissociation of calcium carbonate, hence the dissociation of calcium carbonate by heat is a 2 component system, by heat is a 2 component system, ठीक है ना। अभी अगले दिन मिलेंगे तो कंपोनेंट निकालने का एक फार्मूला बताएंगे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कंपोनेंट निकालने के लिए। सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना, अगले दिन उसको बताएंगे। ये बच्चा